हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। से पहले वाली वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक इसके कवर अप कर चुके हैं। H5 सीड्स की इसमें हमने फेज़ 1 फेज़ 2 को समझा, देन उसके बाद हमने इसके लाभ समझे। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हरित क्रांति के लाभ हैं, परंतु पूरी तरीके से नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, हरित क्रांति की हम सीमाएँ पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें एग्ज़ाम में पूछता है कि हरित क्रांति के लाभ क्या हैं और हरित क्रांति की सीमाएं क्या हैं। सो बच्चों, ये बेसिकली 2 से 3 मार्क्स के नंबरों में पूछा जाता है। सो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हरित क्रांति की क्या क्या सीमाएं हैं। सो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, अगर हम भारत में हरित क्रांति की सीमाओं को समझें। बच्चों, यहाँ भारत की बात हो रही है, भारत में हरित क्रांति की सीमाएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सीमित फसलें। मीन्स की जो हमारा हरित क्रांति का उत्पादन या जो प्रोडक्शन हुआ करता था बच्चों, वो केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित था। इसमें हमें केवल गेहूं और चावल के उत्पादकता के अंदर, मीन्स गेहूं चावल के प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथमेंट देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली, वो केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित थी। बच्चों, अगर हम इसके अलावा दालों और व्यापारिक फसलों की बात करें, जैसे कि जूट, कपास हो गया, चाय हो गया, सो हमें इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन के अंदर कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली। ये केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा, गेहूं, चावल और अनाज तक सीमित रहा। इसके अलावा बाकी हम और खाद्यान्न की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी प्रोडक्शन के अंदर कम वृद्धि देखने को मिली, या इसके अंदर उत्पादकता में हमें कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली इसके प्रोडक्शन के अंदर। सो आई होप इसको फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, सीमित फसलें। सेकंड पॉइंट समझते हैं, असमान प्रसार, अनइवन स्प्रेड। मीन्स किसने बोला है, जिसका इम्पैक्ट था वो भारत के सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहा। कहीं पर ज़्यादा रहा, कहीं पर बहुत कम रहा, तो कहीं पर बिल्कुल ना के बराबर रहा, या कई राज्य ऐसे भी थे जिसमें कोई वृद्धि देखने को ही नहीं मिली। सो बच्चों, पहले हम उन राज्यों की बात करते हैं जिनके ऊपर प्रभावशाली प्रभाव पड़ा, एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा। तो बच्चों, वो राज्य थे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक समझाई थी कि हम चावल और गेहूं के अंदर जिस राज्यों में हमें उत्पादन का या हमें उसके प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिली, वो थे P फॉर पंजाब, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु। सो यही वाले यहाँ बच्चों राज्यों की बात हो रही है कि जहाँ हमें गेहूं, चावल और अनाज के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ग्रोथ में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। और इसके अलावा बच्चों, इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि ये ऐसे ही उल्लेखनीय राज्य थे जहाँ पर अनाज, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में हमें वृद्धि काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिली। सो बच्चों, अगर हम यहाँ उन राज्यों की बात करें जहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला, या गेहूं, चावल और अनाज के प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वो बच्चों हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में हमें इसका कोई भी इतना खास प्रभाव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला कि हाँ, जिस बेस पर हम कह सकें कि हमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को नहीं मिली। बट ऐसा नहीं हुआ। सो आई होप आप लोगों को इसका सेकंड पॉइंट में समझ में आया होगा कि किस किस राज्यों में इसका प्रभावशाली इम्पैक्ट देखने को मिला और किस किस राज्य में इसका प्रभावशाली इम्पैक्ट हमें प्रभावशाली जो इसका प्रभाव था देखने को नहीं मिला। सो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो 3 कौन से राज्य थे जिसमें हमें प्रभावशाली इम्पैक्ट देखने को मिला, और वो बाकी के कौन से राज्य हैं जिसमें हमें इसका प्रभावशाली उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को नहीं मिली। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं, सीमित कृषक आबादी। सो बच्चों, अगर हम बात करें भारत की, तो उसने बोला है कि भारत में हमारी कृषि जनसंख्या में अधिकतर छोटे और सीमित किसान शामिल हैं। मीन्स किसने बोला है, हमारे जो हमारी खेती बाड़ी है उसके अंदर अधिकतर छोटे किसान शामिल हैं, या उसके अंदर काफ़ी सीमांत किसान शामिल। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे और सीमांत जो किसान हुआ करते थे, या वे किसान जिनके पास खरीदने के लिए, खेती बाड़ी से रिलेटेड खरीदने के लिए रिसोर्सेज या आगाद उपलब्ध नहीं होते थे, उन तक जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के लाभ से उनको वंचित रखा गया।
क्यों रखा गया है बच्चों? क्योंकि जो अधिक उपज देने वाली तकनीक होती थी, या हार्वेस्टर हो गया बच्चों, थ्रेशर हो गया, या ट्रैक्टर हो गया, या HYV सीड्स हो गए, सो उनको ख़रीदने के लिए उनके पास इतने महंगे रिसोर्सेज जो ये उस टाइम पर हुआ करते थे बच्चों। 1960 की बात थी, जब 1960 में पहली बार हमने टेक्नोलॉजी में चेंज करने का एक सरकार ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो उस टाइम के अंदर बच्चे जो किसान हुआ करते थे उनके लिए ये सब रिसोर्स काफ़ी महंगे हुआ करते थे। जो हमारे छोटे किसान और सीमांत किसान हुआ करते तो उनकी पहुंच से ये बाहर हुआ करते थे, कि उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि वे इतने खेती बाड़ी से रिलेटेड इतने महंगे रिसोर्स को ख़रीद सके। सो कहीं ना कहीं हमें इसका एक सीमा देखने को मिलती है कि छोटे मोटे जो किसान हुआ करते थे वो उससे रिलेटेड उनकी आय काफ़ी कम होती थी, जिसके कारण वो गातों को नहीं खरीद पाते थे। आई होप थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सीमित कृषक आबादी है क्या। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं, आर्थिक विषमता। सो बच्चों, इसने बोला है कि जब सरकार ने किसानों को खेती बाड़ी से रिलेटेड रिसोर्सेज के अंदर रियायतें दी, मीन्स की छूट दी, मीन्स की उनको रेट टू रेट नहीं बेचा, उनसे कम रेट पर बेचा, देन उसके बाद भी जो किसान थे उनको HYV की जो तकनीक थी उनकी भूमि धारकों से पहुँच के बाहर होती थी। मीन्स की कहने का मतलब ये हुआ, अगर उन्हें सरकार हाफ रेट पर भी बेचा करती थी तो उनके लिए वो भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे। मीन्स कि उनके लिए उस टाइम पर हाफ रेट के बाद भी HYV सीड्स महंगे थे, हार्वेस्टर महंगे थे, थ्रेशर महंगे थे, और इसके अलावा ट्रैक्टर भी उन्हें महंगे लगते थे। यहाँ तक कि उन्हें सरकार जब लोन दिलवाया करती थी तो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन प्रदान करवाती थी, बट फिर भी किसानों की ये पहुंच से बाहर हुआ करता था, क्योंकि उनकी आय में कोई भी वृद्धि नहीं होती थी, बहुत कम वृद्धि होती थी। ये बच्चों, हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जो सीमांत किसान होते थे, छोटे किसान होते थे, मीन्स कि उनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, वो भूमिहीन होते थे, उनकी आय बहुत कम होती थी। सो इस तरीके से अगर किसान उनको रियायत, उनको छूट भी दे दिया करती थी रिसोर्सेज में, तो वो भी उनको काफ़ी भारी लगता था। सो कहीं ना कहीं वो उनकी पहुंच से बाहर ही रहा, सरकार की रियायत देने के बाद भी, सरकार की छूट देने के बाद भी। सो बच्चों, उसने बोला है कहीं ना कहीं धनी एवं निर्धन, मीन्स कि अमीर और गरीब जो किसान हुआ करते थे उनके बीच का जो गैप है वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा हुआ देखने को हमें मिला है। उनके बीच का जो डिफरेंट है, उनके बीच का जो गैप है वो हमें और अधिक उसमें गैप देखने को मिला है, एक धनी किसान में और एक निर्धन किसान में। सो बच्चों, इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण थे परंतु पर्याप्त नहीं। मीन्स कि हरित क्रांति को लाना ज़रूरी था हमारे प्रोडक्शन के लिए, फसल के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इससे जो छोटे किसान और सीमांत लाभ थे वो सरकार की रियायत देने के बाद भी वंचित थे। सो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ बेसिकली जो हरित क्रांति थी वो हमारे भारत के गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में धनी और अमीर के बीच के, धनी और गरीब जो किसान हुआ करते थे उनके बीच के गैप को कम करने में कहीं ना कहीं असफल रही। मीन्स कि एक छोटा किसान उन रिसोर्स तक पहुंच ही नहीं पाता था जिससे उसके उत्पादकता के अंदर या उसके प्रोडक्शन के अंदर भी ग्रोथ में वृद्धि हो जाए। सो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि हमें धनी और निर्धन किसानों के बीच काफ़ी खाई गैप देखने को मिला। और बच्चों, अब इसने बोला है कि HYV तकनीक से जब हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल उपयोग किया तो कहीं ना कहीं धनी किसानों की आय में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मीन्स कि जो धनी किसान हुआ करते थे वो अब और भी धनी हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि उनके पास उतने पैसे हैं कि वो HYV सीड से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज को खरीद सके, हार्वेस्टर को खरीद सके, ट्रैक्टर को खरीद सके, थ्रेशर को खरीद सके, या इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को खरीद सके जो हमारे फसल को सुरक्षित प्रोटेक्ट करते हैं। सो बच्चों, कहीं ना कहीं जो छोटे किसान होते थे ये उनकी सहायता करने में असफल रहा है। मीन्स कि एक निर्धन और एक अमीर किसान के बीच गैप को उसने बढ़ावा दिया है। अब एक अमीर किसान होता था वो जो और धनी किसान होता था वो और धनी हो रहा है, बट जो एक गरीब किसान है जिसके पास खेती बाड़ी से रिलेटेड
खेती बाड़ी से रिलेटेड सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, सो उसके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला रहा है। जो जिसके चलते इन्होंने बोला है कि छोटे किसानों की समस्याओं का समाधान करने में स्वयं को असफल माना है। और इन्होंने इसके साथ ये भी बोला है जिनके लिए निर्धनता के कारण आधुनिक तकनीक को अपनाना एक दूर का स्वप्न है। मीन्स किसने बोला है कि गरीब किसानों को टेक्नोलॉजी अपनाना, HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, हार्वेस्टर का उपयोग करना, थ्रेशर का उपयोग करना, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, सो इन सब को यूज़ करना एक गरीब किसान के लिए सिर्फ सपना बनकर रह गया है, एक दूर का स्वप्न है। सो बच्चों, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो भी एक इक्विटी समानता प्राप्त करने में उसने ये कहीं ना कहीं बेसिकली असफल रहा है, क्योंकि यहाँ धनी और गरीब किसान के बीच में काफ़ी डिफ्रेंशिएट, काफ़ी गैप देखने को मिला है यहाँ पर। सो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कृषि अनुदान सहायकी। सहायकी को हम सब्सिडीज भी कहते हैं, मीन्स की आर्थिक सहायता। उसके हम गुण समझेंगे और उसके दोष समझेंगे, दोष समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जब तक के लिए गुड बाय।